सभी को नमस्कार। तिब्बत तिब्बत एक चीन का हिस्सा या एक देश, आज़ाद देश। हम बात कर रहे हैं हमारे नॉर्थ उत्तर में स्थित एक रीजन की, जो नेपाल, लद्दाख से लगता, सिक्किम से लगता, भूटान से लगता एक पठारी प्लेट्यू भाग है। हमारा जो साउथ प्लेट्यू है उसकी तरह, यानी बहुत ऊंचा एक। अब बात आती है, जब हम अपने देश के बारे में जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें भी अछूती हैं, उनको भी नहीं जानते, अननोन फैक्ट्स होते हैं। तो क्यों ना आज हम एक देश से शुरुआत करें, एक रीजन से शुरुआत करें, और वो भी जिसमें से कुछ लोग हमारे पास आकर रह रहे हैं, जिन्हें हम तिब्बती शरणार्थी कहते हैं। आखिर वो हमारे यहाँ क्यों रहते हैं? उन्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या चाइना ने उनके ऊपर ऐसा कोई गलत काम किया जिससे वो यहाँ आए, या उन्होंने अपना यहाँ पर शांति की खोज के लिए यहाँ आना पड़ा? चलिए देखते हैं, तिब्बत हमारा पड़ोसी देश है, एक देश या चीन का हिस्सा है। हम देखेंगे आखिर है क्या तिब्बत। तिब्बत के बारे में बहुत सारी बातें सुनते आए हैं कि वहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, सूखा क्षेत्र है, लड़ाई करते हैं, ये शांत रहते हैं। वहाँ पर मानसरोवर झील है जिसमें से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो पानी कहाँ से आ रहा है अगर वो सूखा है तो? बहुत बड़े बड़े पठार हैं, क्या सुनसान है? जब एक देश है, रीजन है, तो क्या जीता जागता देश है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उस देश की? कैसे बना वो देश, या कैसे रहा उसका पिछला इतिहास, या कैसे बनकर आया वो एक नया देश? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं। कहाँ है आखिर तिब्बत? वो तो मैंने भी बता दिया, बहुत सारे जानते भी होंगे कि तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, और तिब्बत भारत का एक पड़ोसी देश माना जाता है, जो हमारे उत्तर भारत में तो स्थित है, लेकिन ये चीन के अधीन है, अंडर में है, यानी चीन का ऑटोनोमस रीजन, यानी चीन के ऊपर इसका कोई अधिकार नहीं, बल्कि चीन ने इसके ऊपर अपना अधिकार जमाया है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात बोली, चीन के ऊपर इसका अधिकार नहीं। क्यों? ये आपको इसके इतिहास को जानने के बाद पता चलेगा कि आखिर ऐसा मैंने क्यों बोला। और इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा कि मेरे ऐसा बोलने के पीछे क्या रीज़न रहा। ऑटोनोमस रीजन का मतलब क्या है? कि ये देश वैसे तो फ्रीडम इसको मिली हुई है, ये अपने एक स्वतंत्र है, फ्री कंट्री है, लेकिन लास्ट में इसको रूल एंड रेगुलेशंस चाइना के फॉलो करने होंगे। कहाँ है तिब्बत? तिब्बत की लोकेशन क्या है? इंडियन ओशियन और इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट। और ये जो भारत से लगता, नेपाल से लगता, सिक्किम से लगता, भूटान से लगता, ये वाला रीजन जहाँ क्रॉस किया है, ये है तिब्बत। तो तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है। दूसरी, दिखता कैसा है तिब्बत? पठार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे कौन से पठार हैं जिनके बेस पे मानसरोवर झील भी बनी हुई है, सूखा देश भी कहा जाता है? आखिर है क्या? या फिर सिर्फ साधुओं का देश है, या बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध देश जिसमें लोग बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए जाते हैं और शांति की स्थापना करते हैं? आखिर है क्या तिब्बत? अब देखते हैं कैसे बना तिब्बत, क्या है तिब्बत का इतिहास, कैसा था तिब्बतियों का जीवन, और पिछले इतिहास में कौन जीता कौन हारा। इसी में आपको मेरे प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा कि तिब्बत का चीन के ऊपर अधिकार क्यों नहीं है। क्या विशेषता रही तिब्बतियों की? क्या वो पूरी दुनिया से कटे रहे हैं, या सिर्फ धार्मिक लोग रहे हैं? कौन है दलाई लामा? क्यों निकल कर आए अपने देश तिब्बत से भारत में? जो इस रीजन में जो पूरा दिख रहा है, ये चाइना है, और इसके चाइना के वेस्टर्न सर्दर्न पार्ट में तिब्बत, और ये इससे लगता
इंडिया का पार्ट, वाइट पार्ट। कंटिन्यू यहाँ। अब तिब्बत, कुछ मुख्य बातें। क्या रहा तिब्बत का इतिहास, वन बाय वन देखते हैं। तिब्बत भारत का पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्रीज में काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक मेन चीज़ चीन, चीन ने इसको अपने अंडर में रखा है। इसलिए जब भी भारत में कोई भी प्रश्न पूछता है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो कभी कोई नहीं कहता तिब्बत भी भारत का एक पड़ोसी देश है, क्योंकि सभी इसे एक एज ए रीजन मानते हैं कि एक क्षेत्र मात्र है। अब दूसरी बात, भारत में हड़प्पा सिंधु सभ्यताओं की बात होती है, कभी तिब्बत की बात नहीं सुनी होगी, लेकिन यहाँ के लोगों के अनुसार 21,000 साल का सांकेतिक इतिहास रखता है। यानी यहाँ के लोग बहुत पुराने समय से यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास की। इसका मुख्य इतिहास आज से बहुत साल पहले शुरू हुआ, यानी ईसा के 600 साल से शुरू कर सकते हैं। 604 से 650 ईस्वी में सोन गवैसेन के गाम्पो के इस साम्राज्य से हुई थी इसकी शुरुआत। अब मैं आपको बता दूं, 5वीं कक्षा में एक पाठ है राख की रस्सी, पहली लाइन में आपको नाम मिलेगा सान गवैसेन गाम्पो। किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक में उस पाठ को क्यों रखा गया है। मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में कोरिलेट करने का ट्राई किया है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। लास्ट तक जब वीडियो देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि एनसीईआरटी की बुक में एक तिब्बत के बारे में क्यों बताया जा रहा है और उस पाठ में इस राजा का ही नाम क्यों दिया गया है। उसके साम्राज्य से शुरुआत हुई, वो एक राजा रहा। उसने नेपाल की राजकुमारी भरतकुटी, नेपाल की राजकुमारी भरतकुटी से शादी की और उस भरतकुटी ने वो तिब्बत में आकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और तब से लेकर के तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और वहाँ के लोगों का ये एक दैनिक जीवन बन गया, दैनिक जीवन का हिस्सा है। वहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको अधिकतर बौद्ध धर्म को अपनाए हुए लोग मिलेंगे, इसीलिए उसे बौद्ध धर्म बहुल देश भी कहते हैं। उसके बाद 780 से 790 तक, 780 से 790 तक के दशक में इसने आज के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, म्यांमार, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान तक राज किया। यानी उस समय के राजाओं ने जो आज चीन की नीति है, विस्तार की नीति, उसी की तरह अपना फैलाव किया, अपने एरियाज़ को बहुत बड़ा करना चाहा। 780 से 790 तक। फिर आया 820 के आसपास का समय, जब चीन के ऊपर इसने अपना अधिकार जमा रखा था। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसीलिए मैंने वो बात कही थी कि तिब्बत का आज चीन के ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि उस पुराने इतिहास में इसके राजाओं का इतना सामर्थ्य था कि इन्होंने चीन के ऊपर आक्रमण करके चीन को अपना हिस्सा बनाया था। फिर 820 ईस्वी में चीन ने इसके साथ संधि की, और जिसका प्रमाण आपको लहासा में जोखांग मंदिर के बाहर एक पत्थर पर लिखा मिलता है, जो तिब्बती भाषा में लिखा हुआ है, जिसका सीधा सीधा प्रमाण है कि तिब्बत ने भी कभी चीन के ऊपर राज किया हुआ है। तो इसीलिए मेरे कहने का अर्थ रहा था कि तिब्बत का अधिकार चीन के ऊपर नहीं है, जबकि चीन का अधिकार तिब्बत के ऊपर है। अब इसके बाद मध्य इतिहास 9वीं शताब्दी में और उसके बाद का क्या हुआ कि मंगोलिया से आए शासक, जैसे ही युआन शासक आए तो उन्होंने पूरे चीन के ऊपर कब्जा किया और उसमें तिब्बत को भी लिया, लेकिन भारत का जो पूरा हिमालय रीजन है उसकी वजह से वो भारत में नहीं आ पाए, और वो नहीं तो वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहते थे। अब मंगोलों का शासन 1294 तक चला। धीरे धीरे उन्होंने पूरे विश्व को ही कब्जे में लेना चाहा था, लेकिन 1294 तक उनका अंत होता गया। फिर उनके बाद कुछ शासक आते गए, कुछ साल का राज किया, कुछ राज्यों का विस्तार किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने गृह युद्ध, आपस में ही लड़ाई झगड़ों की वजह से उनका खात्मा होता गया। लेकिन फिर से एक और राजा उभर कर आए, किंग,
तो किंग की जो साम्राज्य रहा वो 1720 से 1834 तक चला। और 1834 में मैं आपको बताऊंगा आधुनिक इतिहास क्यों शुरू हुआ। और इस काल में देखो 1294 से 1720 और 1834 लगभग 500 साल तक कुछ ज़्यादा घटित नहीं हुआ, इसीलिए इस काल को शांत काल का नाम दिया गया। आज का आधुनिक इतिहास की ओर चलते हैं। भारतीय सिखों ने 1834 में सिखों ने पहले लद्दाख फिर तिब्बत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण करने के लीडर रहे जनरल जोरावर सिंह। 1834 में जब सिखों ने पहले लद्दाख पे राज किया, कुछ समय बाद तिब्बत पर आक्रमण किया। वहाँ पर किंग ने इनके साथ बहुत अच्छे से युद्ध किया और युद्ध में इनको हरा भी दिया था, लेकिन जैसे ही वापस तिब्बत में आए, तिब्बत में इनका एकाधिकार देख करके उन्हें संधि करनी पड़ी और वो संधि चुशुल संधि के नाम से फेमस हुई। 1901 से 1910 तक यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पर आना शुरू किया और यहाँ पर आक्रमण किए। सबसे पहले आने वालों में पुर्तगीज, फ्रांसीसी, रूसी, ब्रिटिश और ऊपर अपने नॉर्थ रीजन से चाइना। इन्होंने अगले 10 साल तक तिब्बत के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन इन युद्धों से परेशान होकर के सन 1914 में तत्कालीन तिब्बत सरकार ने, जो उस समय सरकार थी, उसने तिब्बत को शिमला समझौते के तहत ब्रिटिश भारत में मिला दिया। आप सभी जानते हैं ना कि 1947 तक भारत में भी ब्रिटिश का राज था और वो पूरा भारत ब्रिटिश भारत कहलाता था, जो आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बंटा हुआ है। और यानी 1914 में तिब्बत ने अपने आप को भारत में सौंप दिया था। एक और बात, धारा 370, उसके बारे में यही है कि पहले जम्मू के राजा ने जम्मू कश्मीर को भारत को सौंप दिया था, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने उसको नहीं माना। तो इसलिए आज तक वो एक मुद्दे का विषय बना कि आखिर जम्मू कश्मीर है किसका। अब जो उसकी साइड लेता है, जो उसका फॉलो करता है, जो उसके अच्छे काम करता है, तो लोग उसी की तरफ होना शुरू हो जाते हैं। तो पहली बात हमारे सामने 1914 में तिब्बत सरकार ने तिब्बत को शिमला समझौते के तहत ब्रिटिश भारत में मिला दिया, यानी तिब्बत भी भारत का हिस्सा हुआ। बाद में चीन आज़ाद हुआ तो उसने 1950 के आसपास तिब्बत को भारत का हिस्सा न मान करके उसको अवैध करार दिया और उसके ऊपर राज करना शुरू कर दिया। और इस तरह से उसकी तिब्बत की गिरती सरकार से उसने 17 सूत्रीय 17 पॉइंट्स के साथ समझौता करके उसको अपने अंडर में कर लिया। और इसके 8-10 साल बाद क्या हुआ, इसके 8-10 साल के बाद संघर्ष शुरू हुआ। असली संघर्ष यहाँ से तिब्बत का शुरू होता है। 1959 में तिब्बती लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। देखा कि चीनी सेना, चीनी साम्राज्य, चीनी सरकार बहुत जुल्म ढा रही है, तो उन्होंने वहाँ से तिब्बती विद्रोह के रूप में दलाई लामा की सरकार ने वहाँ तिब्बत को छोड़ के भारत में 1.5 लाख लोग, 1,50,000 लोगों के साथ इंडिया में माइग्रेट किया और इनको भारत में रहकर शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा। 1959 से लेकर आज तक ये लोग भारत में ही रह रहे हैं। और लेकिन इसके बाद ही चीन को एक ऐसा मौका मिल गया कि ये लोग तिब्बत से निकलकर भारत में आ गए हैं, तो अब हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। लोग दलाई लामा को राजनीतिक ही नहीं, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से भी महत्व देते थे। जब तिब्बती विद्रोह में दलाई लामा की सरकार भागकर भारत में सबसे पहले धर्मशाला में आकर बस गई, तो उन्होंने अपनी एक निर्वासित सरकार चुनी। और दूसरी ओर देखें तो चीन ने सुधारों के नाम पर वहाँ के लगभग 6,000 बौद्ध मठों को, जहाँ पर बौद्ध लोग अपने मंदिरों में, मठ मतलब मंदिर की तरह वहाँ पर रहते थे, उनको तोड़ दिया और तिब्बत की संस्कृति और वास्तुकला को बहुत नुकसान पहुँचाया। इसके बाद 2-3 साल के बाद 1962 में जहाँ पर इन्होंने धर्मशाला के आसपास रहना शुरू किया था, तो यहाँ भी चीन भारत के साथ युद्ध के लिए आ खड़ा हुआ। इसके पीछे चीन के 2 मकसद थे। एक तो पाकिस्तान तक पहुँच बनाना
और दूसरा किसी न किसी तरह से तिब्बतियों के साथ सुलह करना और पूरे तिब्बत पर अपना कब्जा करना, जिसके लिए 1962 में भारत चीन युद्ध के समय अक्साई चीन, यानी जो भारत का नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है जम्मू कश्मीर में, उसको अपना कब्जा कर लिया। और दूसरी साइड, दोनों साइड से युद्ध कर रहे थे तो अरुणाचल को छोड़ दिया कि अरुणाचल के साथ हम संधि कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने अक्साई चीन पर भी कब्जा कर लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि चीन ने वहाँ पर रिपोर्ट दी कि यहाँ पर बहुत सारे खनिज मिले हैं। तो अब वहाँ के लोगों को ये हुआ कि अगर खनिज के नाम पर यहाँ पर खुदाई करेंगे या किसी तरह से इसका नुकसान पहुँचाएंगे तो पूरा तिब्बत का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। और ये सही भी है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ सूखा भी है लेकिन पानी भरा पड़ा है, वो ग्लेशियर्स इतने हैं, पहाड़ी बहुत ऊंचियाँ हैं, तो उनकी वजह से एक अच्छा वातावरण बनता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो बारिश अच्छी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक संतुलन बनाए हुए हैं, लेकिन चाइना इन चीज़ों को कभी ध्यान नहीं देता, उसको तो सिर्फ प्रॉफिट से लगा रहता है। अगली वीडियो में मैं आपको तिब्बत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताऊंगा कि आखिर तिब्बत कहाँ है, कैसे बना है, किस तरह का दिखता है, वहाँ की स्पेशलिटीज़ क्या हैं, वहाँ की सांस्कृतिक जीवन क्या है, वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।